हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? आई होप आपने स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छे से आप पढ़ाई भी कर रहे हो। ठीक है, तो अपन एक रिवीजन प्रोग्राम स्टार्ट किया था आपके नीट एग्जाम के लिए। तो उसमें अपने पहला चैप्टर कवर किया था, वो था अपने पास मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आपने उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी, उनके क्वेश्चंस रिवाइज किए होंगे। जो अपने सेशन लिया था आपने उनको अच्छे से रीड किया होगा, उसका वीडियो भी अच्छे से देखा होगा। तो अब अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन नीट में आता है, हर साल लगभग एक क्वेश्चन अपने को नीट में मिलता है। फिर इस चैप्टर में जो अपन पता है आपको कि जैसे आगे अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह पढ़ते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप इनऑर्गेनिक में काफी इंपॉर्टेंट है, काफी यूज आता है इनऑर्गेनिक में। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जब पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो या केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हो या पी ब्लॉक जो भी आप पढ़ते हो, तो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है वो भी एटॉमिक स्ट्रक्चर का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और इसमें से क्वेश्चन भी अपने को मिलता है कि नीट के अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर से। अब ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में कौन कौन से टॉपिक है, क्या क्या अपने को रिवाइज करना है, ये अपन स्टडी करते हैं। तो जो सबसे पहला टॉपिक अपने पास वो थे अपने पास एटॉमिक मॉडल्स। ठीक है, तो एटॉमिक मॉडल्स ये आपने स्टडी किए होंगे। ठीक है, तो एटॉमिक मॉडल्स में क्या क्या स्टडी अपने को करना है। तो एटॉमिक मॉडल में जो सबसे पहले था अपने पास वो था थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। तो जो थॉमसन एटॉमिक मॉडल था, ठीक है, उसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। तो इसको आप एनसीईआरटी से रीड कर लीजिएगा। ठीक है, तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल में वाटरमेलन मॉडल बोलते हैं इसको। वैसे इसमें ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता है, छोटा सा मॉडल है कि थॉमसन ने बोला था कि जो एटम है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। उसने बोला था कि एटम इज लाइक ए यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ मास, और उसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या है, एम्बेडेड है लाइक ए सीड्स इन वाटरमेलन। तो इसलिए इसको बोलते हैं वाटरमेलन मॉडल बोलते हैं। ठीक है, थॉमसन के बाद जो सेकंड था वो था अपने पास रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अब रदरफोर्ड जो एटॉमिक मॉडल था, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या था, उसमें अपन क्या पढ़ने वाले हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में। ठीक है, तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का जो एक्सपेरिमेंट था रदरफोर्ड का, वो था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये था रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट जो था, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसी के बेसिस पे इसने एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया था। तो यहाँ पे आपको पहली चीज तो इंपॉर्टेंट वो है कि ये देखना होगा कि अल्फा पार्टिकल क्या है। तो अल्फा पार्टिकल जो है वो है हीलियम प्लस 2 आयन। हीलियम प्लस 2 आयन है, या इसको आप बोल सकते हो डाई पॉजिटिव, इसका क्या बोल सकते हो, डाई पॉजिटिव आयन ऑफ हीलियम। कि हीलियम का डाई पॉजिटिव आयन है ना, इस पे चार्ज कितना है +2, इसलिए इसको बोलते हैं डाई पॉजिटिव आयन ऑफ हीलियम। या फिर इसको आप बोल सकते हो हीलियम न्यूक्लियाई। हीलियम न्यूक्लियाई क्यों? क्योंकि ओनली इसमें 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स इसमें एक भी नहीं है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए इसको आप बोलते हो हीलियम न्यूक्लियाई। तो इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो कितने हैं, 2, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कितने हैं, 2। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं, 2, और नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं, 0। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए ही इसको बोला जाता है हीलियम न्यूक्लियाई बोला जाता है। अगर अपन इसके मास की बात करें अल्फा पार्टिकल का, तो इसका मास जो आएगा वो कितना, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो इसका मास आप लिख सकते हो 4, और एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का मास कितना, AMU। तो 4 AMU, या फिर इसको आप लिख सकते हो 4 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इस तरीके से ये इसका मास आ जाएगा अल्फा पार्टिकल का। ठीक, अब इसके चार्ज की बात कर लेते हैं। तो अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज है वो कितना है, +2 है, +2 यूनिट चार्ज है। तो अगर इसको कूलम में लिखना है तो आप इतना लिख सकते हो, +2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये आप इसको लिख सकते हैं 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये अल्फा पार्टिकल का चार्ज आ गया। तो ये अल्फा पार्टिकल इन्होंने यूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट में, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में ना, नाम से पता चलता है। अब आपको पता होगा कि इन्होंने गोल्ड फॉइल लिया था, वो सब एक्सपेरिमेंट किया। तो वो आप शॉर्ट में अपने यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि इसके बाद इनका जो कंक्लूजन था वो क्या था, इसका जो एक्सपेरिमेंट था वो क्या था। तो इन्होंने बोला था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो है ना, कि मान लो इस तरीके से कोई एटम है, तो इन्होंने बोला कि मोस्ट ऑफ द जो अल्फा पार्टिकल थे वो डायरेक्टली बिना किसी डेविएशन के सीधे निकल गए उस गोल्ड फॉइल में से। ठीक, तो बिना किसी डिफ्लेक्शन के अल्फा पार्टिकल, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए।
कुछ अल्फा पार्टिकल में क्या हुआ, किसी थोड़े एंगल से डिफ्लेक्शन हुआ, इस तरीके से कुछ अल्फा पार्टिकल में डिफ्लेक्शन हुआ, बट इन्होंने बोला कि बहुत नेग्लिजिबल, कितना, बहुत नेग्लिजिबल कितना, इन्होंने बोला था कि 1 आउट ऑफ कितना 20,000, 1 आउट ऑफ 20,000 जो था वो एक अल्फा पार्टिकल 20,000 अल्फा पार्टिकल में से वापस लौटकर आ गया था, तो वापस 180 एंगल पे आ गया था। तो इन्होंने बताया कि ये बहुत सरप्राइजिंग है कि इतनी हाई काइनेटिक एनर्जी का कोई अल्फा पार्टिकल इतनी पतली, इतनी थिन गोल्ड फॉइल से कैसे लौटकर वापस आ सकता है। तो इसी के बेसिस पे इन्होंने एक एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया था। वो एटॉमिक मॉडल अपन जानते हैं, वो एटॉमिक मॉडल किस तरीके का था। इन्होंने बोला कि एटम जो है उसके सेंटर में होगा एक न्यूक्लियस, ये एटम के सेंटर में होगा न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस में होंगे न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स, और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इसके बाहर इस तरीके से एक सर्कुलर पाथ में इस तरीके से रिवॉल्व करते होंगे, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला, और ये इसको अपन क्या बोलते हैं, इस पार्ट को बोला जाता है न्यूक्लियस, जो बिल्कुल सेंटर पे होगा इसको बोला जाता है न्यूक्लियस, और इसमें होंगे न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स, यानी कि पूरा का पूरा जो पॉजिटिव चार्ज है एटम का और पूरा जो मास है वो कहाँ पे सेंट्रलाइज है, इस न्यूक्लियस में, और जो हल्के पार्टिकल है वो कौन है, इलेक्ट्रॉन, और जो नेगेटिव पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, तो वो अराउंड द इस तरीके से न्यूक्लियस रिवॉल्व करते हैं। फिर उन्होंने बोला कि इनसे पूछा गया, जो इसका ड्रॉबैक था वो ये था कि अगर ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रिवॉल्व करेगा तो उसकी कुछ स्पीड होगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी होगी, न्यूक्लियस और इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज जो है इन दोनों में, इलेक्ट्रॉन में कुछ अट्रैक्शन भी होगा, तो इस अट्रैक्शन की वजह से कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है या स्पीड कितनी है, तो उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन इसके पास नहीं थी, रदरफोर्ड के पास, ठीक है ना। दूसरी चीज ये है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रिवॉल्व करता है, तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल इस तरीके से रिवॉल्व करता होगा तो वो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल अपनी एनर्जी लॉस करेगा, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगा। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगा तो उसकी एनर्जी में लॉस होगा तो ये अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, न्यूक्लियस में चला जाएगा, तो उसका एग्जिस्टेंस नहीं होगा। उस एटम का एग्जिस्टेंस अगर नहीं है, बट ऐसा तो है नहीं, एटम एग्जिस्ट करता है, ये बात तो सब जानते थे। तो इस तरीके से कुछ जो एक्सप्लेनेशन थे वो ये नहीं दे पाए थे रदरफोर्ड, तो इसलिए इनका जो एटॉमिक मॉडल था वो फेल हो गया था, ठीक है। बट ये थोड़ा पता था कि एटम जो है उसमें पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस है, बस इलेक्ट्रॉन वाला जो पार्ट था उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, ठीक है। अब ये अपने पास था कि एटम के बारे में पता चल गया, अपने माइंड में भी अभी तक यही स्ट्रक्चर है एटम का कि उसके सेंटर में इस तरीके से होगा न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स, और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन क्या करते होंगे, रिवॉल्व करते होंगे एक सर्कुलर पाथ में। वो बाद में अपन करेंगे भी, उसकी वेलोसिटी बोर्ड ने कैलकुलेट कर दी थी, वो अपन पढ़ेंगे कि बोर्ड ने कैसे कैलकुलेट करी सब चीजें, कितनी वेलोसिटी है, कितनी एनर्जी है, कितनी काइनेटिक है, कितनी पोटेंशियल है, वो सब अपन देख लेंगे, ठीक है जी। तो ये था रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, इसके ड्रॉबैक, इसको आप थोड़ा सा और एनसीईआरटी में से अच्छे से रीड कर लीजिएगा, ठीक। उसके बाद जो अपने पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, कि एटम को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। नेक्स्ट जो है अपने पास वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, कि एटम को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एटम को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है साइंस के अंदर, वो कुछ ऐसे लिखा जाता है XZA, या फिर इसको अपन लिख देते हैं XZA। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, बस ए में है। तो ए को आपको ऊपर कॉर्नर पे लिखना है, वो राइट साइड लिखो या लेफ्ट हैंड साइड लिखो, और एक्स जो है जेड है, ये इस तरीके से आपने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे एक्स जो है वो क्या है, एक्स है सिंबल ऑफ एटम, ठीक है, सिंबल ऑफ एटम, कि उस एटम का जो सिंबल होगा, लाइक कार्बन है तो C, सोडियम है तो Na, नाइट्रोजन है तो N, इस तरीके से। जेड जो है वो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल आता है, या फिर इसको अपन बोलते हैं एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर जो है वो किसके इक्वल आता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। ए जो है वो आता है मास नंबर, इसको बोलते हैं मास नंबर, और ये किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और इफ एटम इज न्यूट्रल, तो एटम अगर न्यूट्रल है, तो एटम न्यूट्रल है तो ये चीज आपको बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर एटम न्यूट्रल है तो।
ठीक है, इस तरीके से अपन किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइक आपने एग्जांपल देखिए कि अगर अपन ने लिखा इस तरीके से 11Na23, अगर आपने ये लिखा 11Na23 तो यहाँ पे एटम कौन सा है, सोडियम एटम। तो ये तो इसके सिंबल से पता चल गया, जो आपने ये एक्स से कंपेयर कर दिया। अब इसके जो बॉटम में लिखा हुआ है वो वैल्यू कितना है, वो वैल्यू है 11। अब ये वैल्यू 11 है, इट मीन्स जो जेड है, जेड की वैल्यू कितनी 11, एटॉमिक नंबर 11 है, तो इट मीन्स आप बोल सकते हो कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे 11। अब इसका जो मास नंबर है ए, उसकी वैल्यू है 23, इट मीन्स n प्लस पी की वैल्यू आ गई 23। प्रोटॉन ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, कितने हैं 11। अब प्रोटॉन 11 है तो आप यहाँ से न्यूट्रॉन की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, कितनी आ जाएगी 12। अब एटम न्यूट्रल था, अब आप बोलोगे न्यूट्रल कैसे है सर, भाई जिसपे कोई भी चार्ज नहीं होगा, तो कोई भी चार्ज नहीं होगा तो वो एटम कैसा होगा, न्यूट्रल। अगर चार्ज होता तो लिखा रहता। अब इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्रोटॉन्स के इक्वल, और वो कितने आ जाएंगे 11। तो इस तरीके से किसी भी न्यूट्रल एटम में अपन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फाइंड कर सकते हैं। अब हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन फाइंड कर लेंगे किसी भी न्यूट्रल एटम में। अगर अपने पास कोई चार्ज आता है, हमारे पास कोई चार्ज वाला आयन आया, या कैटाइन या एनाइन कोई भी आ सकता है, तो इसका मतलब उसमें अपने को फाइंड करने हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो उसमें आप कैसे फाइंड करोगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो एक चीज आपको पता है कि जब भी कैटाइन या एनाइन का फॉर्मेशन होता है, कि जब भी कैटाइन या एनाइन का फॉर्मेशन होता है, तो या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा या इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। बाकी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कोई भी चेंज नहीं आता। एक्सचेंज ओनली किसका होगा, इलेक्ट्रॉन्स का होगा, आइदर गेन और लॉस। अब इसको देखो एक बार बड़े ध्यान से कि अगर अपने पास कोई आयन आएगा, हमारे पास कोई आयन आया, तो उसमें आप कैसे फाइंड करते हो। लाइक आपके पास यही सोडियम आयन आया, सोडियम आयन आया, तो सोडियम आयन कैसे फॉर्म होगा, ये सोडियम एटम था, सोडियम एटम ने लेट से एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, तो ये सोडियम प्लस लिखा। अब सोडियम पे +1 चार्ज है, अब +1 चार्ज है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। एक +1 चार्ज लिखा, इसका मतलब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, तो ये आपने एक इलेक्ट्रॉन लिख दिया। ठीक, अब आप नंबर ऑफ प्रोटॉन देखोगे तो इस सोडियम एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो कितने हैं 11, नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन है वो कितने हैं 12, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 11। सोडियम एटम की बात कर रहे हैं, है ना, मैंने सोडियम के नीचे लिखा ये, तो सोडियम एटम में कितने आएंगे 11। अब आप देखो सोडियम प्लस आयन, तो जब सोडियम से सोडियम प्लस आयन फॉर्म हुआ तो नंबर ऑफ प्रोटॉन में कोई भी एक्सचेंज नहीं हुआ, मतलब चेंज नहीं होगा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एज इट इज कितने रहेंगे वाले हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, कोई लेन देन नहीं हुआ प्रोटॉन का, तो एज इट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने 11। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने, एज इट इज 12। अब बात करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में तो कोई चेंज आएगा। अब वो चेंज कैसा आएगा, आइदर गेन और लॉस। अब गेन होता तो 12 लिखते, लॉस होता तो एक कम लिख दोगे, कितना 10। अब +1 चार्ज आया तो इसका मतलब आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, तो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो कितने लिखोगे 10। ठीक है, अब आपको ये करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिखोगे। कैसे लिखोगे, अब बस अपने को सोडियम आयन देखना है, सोडियम आयन देखना है, इतना सा स्टडी करो आप। अब आपने सोडियम प्लस आयन को स्टडी किया तो आप देखोगे कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 11। अब इस पे चार्ज है +1, चार्ज +1 है तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो, तो इलेक्ट्रॉन कम किया तो कितना 10। अगर यही नेगेटिव आयन होता तो नेगेटिव आयन होता तो जितना नेगेटिव होता उतने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड कर देते, तो वो अपन उसमें फाइंड कर लेते नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लाइक आपने लिखा सोडियम -3, अब सॉरी नाइट्रोजन -3, अब नाइट्रोजन -3 लिखा, इसमें आपको फाइंड करने हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन तो आपको पता है 7 and 14 कुछ इस तरीके का होता है, तो अगर आप इसमें प्रोटॉन लिखोगे तो 7, न्यूट्रॉन लिखोगे तो भी 7। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे, अब आप देखो इसमें प्रोटॉन कितने हैं 7, अब प्रोटॉन 7 है, इस पे चार्ज है कितना -3। अब चार्ज इस पे -3 है, इट मीन्स इसमें 3 इलेक्ट्रॉन का गेन या लॉस, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन। अब आप इसमें देखो चार्ज नेगेटिव है, चार्ज नेगेटिव इट मीन्स इलेक्ट्रॉन का गेन, और कितने इलेक्ट्रॉन का गेन, जितना चार्ज है तो 3 इलेक्ट्रॉन का गेन, तो इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखोगे 7 + 3 तो वो कितने होंगे 10। तो इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसी भी आयन हो, नेगेटिव आयन हो, पॉजिटिव आयन हो, या फिर सिंपल न्यूट्रल एटम हो।
तो अब अपन देखते हैं सम इम्पोर्टेंट टर्म्स। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या हैं? जैसे अभी अपन ने किसी भी एटम में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना सीखा। हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना सीखा, जो किसी भी एटम में या किसी कैटायन में या किसी एनायन में। तो उनका यूज क्या है वो अपन देखते हैं अभी कि उनका यूज क्या होता है। हम उनका यूज देखेंगे क्योंकि डायरेक्ट कभी एग्जाम में ऐसा नहीं पूछा जाता कि इस एटम में कितने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो इंपॉर्टेंट टर्म्स अगर हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं तो इनमें उनका यूज आएगा, आपको अच्छे से यूज आएगा। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो कौन कौन से अपने पास, ठीक है, इनको बड़े ध्यान से देखिएगा, इनसे क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो इसमें जो है अपने पास, इसमें जो फर्स्ट में अपने पास वो है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स, तो इसमें ऐसे ही टर्म मिलेंगी, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटॉन्स, ठीक है। तो इसमें आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो मतलब सेम। अब आइसो मतलब सेम, तो अब इसमें देखोगे आप आइसोटॉप्स, टॉप्स मतलब प्रोटॉन्स, तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे, सेम, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम बट मास नंबर डिफरेंट। तो ऐसे एटम्स जिनका मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, बट एटॉमिक नंबर यानी कि आप बोल सकते हो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो, सेम हो, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, उनको हम लोग बोलेंगे आइसोटॉप्स। इसका एग्जांपल देखो, ठीक है, एग्जांपल देखिए आप, जैसे आपने लिखा 1H1, 1H2, 1H3। अब तीन एटम्स को स्टडी करते हैं। अब इन तीन एटम्स को आप ध्यान से देखो कि इनमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी कि मास नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से ये अपने हुए आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स में क्या होता है कि जो इनका मास नंबर है वो डिफरेंट होता है, बट इनका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे एटॉमिक नंबर Z लिखा, तो एटॉमिक नंबर Z अगर आप लिखोगे तो एटॉमिक नंबर जो Z है वो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो आते हैं वो कितने होंगे वो अपने को देखने हैं यहाँ पे, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी कि Z, तो Z की वैल्यू जो है वो एटॉमिक नंबर 1 1 1, और इनका अगर मास नंबर देखेंगे A, तो मास नंबर कितना 1 2 एंड 3, तो एटॉमिक नंबर इनका सेम है, मास नंबर डिफरेंट है। तो ऐसे एटम्स को अपन क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स। तो पीरियोडिक टेबल में काफी एलिमेंट्स हैं जिनके आइसोटॉप्स अपने को नेचर में मिलते हैं। कुछ और भी इनके एग्जांपल्स हैं, लाइक आपने लिखा क्लोरीन, ठीक है ना, तो क्लोरीन के दो आइसोटॉप नेचर में मिलते हैं, एक क्लोरीन 35 और एक क्लोरीन 37। तो अब इनका जो एटॉमिक नंबर है 17 17। अब इन दोनों आइसोटॉप का जो एटॉमिक नंबर है वो तो सेम है, कितना 17, और इसका भी कितना 17। तो दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, बट इनका जो मास नंबर है वो एक का आइसोटॉप का 35 है और दूसरे का कितना 37। तो इनका मास नंबर सेम है, डिफरेंट है, बट एटॉमिक नंबर सेम है। तो ऐसे जो भी एटम्स आपको दिखें कि जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर डिफरेंट हो, तो उनको अपन बोलते हैं आइसोटॉप्स। तो ये थे आइसोटॉप की डेफिनेशन। इसी तरीके से डेफिनेशंस अपने पास चलती हैं, तो जो अपन नेक्स्ट डेफिनेशन है वो अपने पास है आइसोबार्स, ठीक है। तो सेकंड डेफिनेशन जो है वो अपने पास है आइसोबार्स। सेकंड जो अपने पास आइसोबार्स। तो आइसोबार्स क्या होते हैं, तो आइसोबार्स की अगर अपन डेफिनेशन देखें तो इसके नेम से पता चलता है कि ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो बट मास नंबर क्या हो, सेम हो, ठीक है। तो मास नंबर सेम होगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, तो ऐसे एटम्स को बोलते हैं आइसोबार्स। एग्जांपल देखते हैं इसका 1H3, ठीक है, एंड 2 हीलियम 3। तो ये दो एटम आपने लिए, तो अभी इन दो एटम में देखो आप कि इनका अगर अपन एटॉमिक नंबर देखेंगे, हम इनका एटॉमिक नंबर हमने देखा तो इसका तो हाइड्रोजन का 1, हीलियम का कितना 2, और इनका मास नंबर देखें तो मास नंबर हाइड्रोजन कितना 3 और इस हीलियम का भी कितना 3, तो इन दोनों का मास नंबर क्या है, सेम। अब मास नंबर सेम है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो ऐसे जो एलिमेंट्स आते हैं, ऐसे एटम जो आते हैं उनको अपन बोलते हैं आइसोबार्स। और एग्जांपल देख सकते हैं, लाइक आपने पोटेशियम का लिखा 19 पोटेशियम 40 एंड 20 कैल्शियम 40। तो ये दो एटम आपने लिखे, तो ये दो एटम जो हैं इनका हम लोग एटॉमिक नंबर देखें तो एटॉमिक नंबर पोटेशियम कितना 19 और कैल्शियम कितना 20, तो ये इनका दोनों का डिफरेंट है। बट मास नंबर अगर देखोगे तो मास नंबर कितना कैल्शियम का, पोटेशियम का 40 और इसका भी कैल्शियम का भी कितना 40, तो मास नंबर क्या है, सेम है। तो मास नंबर सेम है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो ऐसे जो भी एटम्स अपने को होते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं आइसोबार्स, ठीक।
नेक्स्ट डेफिनेशन लिखते हैं नंबर 3, आइसोटोन्स। ठीक है ना, आइसोटोन्स भी बोलते हैं इनको, या फिर इनको बोला जाता है आइसोन्यूट्रॉनिक, आइसोटोन्स या फिर आइसोन्यूट्रॉनिक। तो नेम से ही पता चलता है कि इनमें क्या होगा, आइसो सेम, टोन्स मतलब न्यूट्रॉन्स, क्योंकि ऐसे एटम जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो, सेम हो। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होंगे बट मास नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, तो इनको हम लोग बोलेंगे आइसोटोन्स। इनके एग्जांपल देखते हैं, 1H3 and 2 हीलियम 4। ठीक है, इनका अगर हम लोग देखें, इनका एटॉमिक नंबर जेड, तो एटॉमिक नंबर जेड, हाइड्रोजन कितना 1, हीलियम कितना 2, मास नंबर कितना है, हाइड्रोजन 3, हीलियम 4। तो इनका एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है और मास नंबर भी डिफरेंट है। तो मतलब ये ना तो आइसोटॉप्स हैं और ना ही आइसोबार्स हैं। अब आइसोटोन्स चेक करना है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेक करेंगे। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने, ये देखो, इसका मास नंबर कितना 3, मास नंबर 3 मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम 3, प्रोटॉन 1 तो न्यूट्रॉन 2। इसमें चेक करोगे तो इसमें भी न्यूट्रॉन 2, तो ये दोनों में न्यूट्रॉन कितने हैं 2, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों में सेम है, तो इनको हम बोलते हैं आइसोटोन्स, या फिर इनको आइसोन्यूट्रॉनिक स्पीशीज भी बोला जाता है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट 4th, आइसोडाइफर्स। आइसोडाइफर्स, तो आइसोडाइफर्स कौन से होते हैं, देखिए इधर एग्जांपल कि इनमें क्या होता है, n-p की वैल्यू सेम होगी। n-p का मतलब क्या हुआ कि n है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, p है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, सेम होगा। बट जो n-p है उसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। क्या नहीं होगी, 0। सेम होनी चाहिए बट 0 नहीं होनी चाहिए, तो इनको बोलेंगे आइसोडाइफर्स। इसका एग्जांपल देखते हैं, 5b11, ठीक है, 5b11 और 6c13। तो इसमें अगर अपन देखें तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 5 जो कि एटॉमिक नंबर है, और इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने 6। अब n+p यानी कि मास नंबर, तो मास नंबर देखोगे तो इसमें बोरोन में है 11 और कार्बन है 13। तो अगर आप इसमें देखोगे न्यूट्रॉन्स की वैल्यू तो ये आएगी 6 और कार्बन में आएगी 7। अब चेक करो n-p की वैल्यू, तो 6 - 5 कितना हुआ 1, 7 - 6 कितना हुआ 1, तो n-p की वैल्यू क्या है, सेम। तो n-p की वैल्यू सेम है और 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हुए, आइसोडाइफर्स हुए। ठीक है, तो इनको बोलते हैं आइसोडाइफर्स। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपन आइसोडाइफर के बाद। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ठीक है, जब आप लोग इनऑर्गेनिक में पढ़ोगे, पीरियोडिक टेबल भी पढ़ोगे, केमिकल बॉन्डिंग भी पढ़ोगे, तो इस वर्ड से आपको काफी बार गुजरना होगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कौन सी होती हैं, कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज वो स्पीशीज होती है कि जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, सेम होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम, क्योंकि नाम से पता चलता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, वो एटम हो सकता है, वो मॉलिक्यूल हो सकता है, वो कोई आयन हो सकता है, तो जिसमें भी इस तरीके से सेम होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उनको बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। लेट्स इसका एग्जांपल देखो। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं अपन कि इसका एग्जांपल देखा आपने कि आपने लिखा नाइट्रोजन -3, ऑक्सीजन -2, फ्लोरीन -, नियॉन, सोडियम प्लस, मैग्नीशियम +2, एल्यूमिनियम +3, इस तरीके से ये एग्जांपल लिखा आपने। ठीक है, तो इनका अगर आप देखोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेक करो, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो मतलब वो क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, अदरवाइज आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होंगे। तो पहले तो अपन इनका नंबर ऑफ प्रोटॉन चेक कर लेते हैं, तो एटॉमिक नंबर के इक्वल, तो 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13। अब आप इसमें चेक करो इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें प्रोटॉन सेम है 7 है और चार्ज -3 है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 एक्स्ट्रा है 10, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा सेम, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो इसमें कितना 10, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस तो 10 और ये भी कितना 10। तो इन सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये सभी जो स्पीशीज हैं आपस में क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है। अगर आपने लिखा कैल्शियम +2,
और सल्फर -2 आयन लिखा। तो इसमें चेक करो, इनका जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो कितना है 20 और ये कितना है 16। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैल्शियम +2 में 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो 18 और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ तो ये भी 18। तो इसका मतलब कैल्शियम +2 और सल्फाइड -2 ये भी आपस में दोनों क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम। अब आप एग्जांपल लिखो, कार्बन मोनोऑक्साइड CO N2। तो इसमें चेक करोगे तो कार्बन कितना 6, ऑक्सीजन कितना 8, कोई चार्ज मॉलिक्यूल पे नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है, एज इट इज सेम कितने 14 इलेक्ट्रॉन्स। N2 कितना, नाइट्रोजन 7, सेकंड नाइट्रोजन भी कितना 7, तो दोनों में इलेक्ट्रॉन कितने 14। तो NO में भी कितने इलेक्ट्रॉन, CO में भी 14, N2 में भी कितने 14। तो ये दोनों भी आपस में क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आगे चलकर आप इनऑर्गेनिक के अंदर पढ़ोगे कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक की काफी प्रॉपर्टी सेम होती है, तो इसलिए कुछ प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, तो आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक पता होगा तो आप इजीली उनको कैलकुलेट कर सकते हो या फिर उनमें डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक, इसी तरीके से आपने एक आयन और लिख दिया CN-। अब इसमें बताओ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है। तो कार्बन कितना 6, नाइट्रोजन कितना 7 इलेक्ट्रॉन, चार्ज कितना है -1, तो चार्ज -1 है तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन का गेन, तो एक इलेक्ट्रॉन का गेन तो +1, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हुए 14। तो इसका मतलब ये आपस में तीनों ही कैसी हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड N2 एंड CN- आयन जो है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो अपने पास वो है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, तो ये प्लैंक ने दी थी क्वांटम थ्योरी। ठीक है, क्वांटम थ्योरी का मतलब क्या होता है, ये क्वांटम वर्ड आपके ना आता रहेगा इस चैप्टर में और भी यूज आएगा क्वांटम वर्ड का मतलब। तो ये जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है इसका मतलब क्या होता है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का। तो प्लैंक ने क्या बोला था कि कोई भी बॉडी है, ठीक है, कोई भी अगर आपने बॉडी ली इस तरीके से, ये लेफ्ट से बॉडी है, तो इसने बोला कि कोई भी बॉडी या तो एनर्जी एमिट करेगी, ठीक है, ये एनर्जी है, और या फिर वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी। तो कोई भी बॉडी या तो एनर्जी एमिट करेगी या फिर एब्जॉर्ब करेगी, तो जो एमिटेड एनर्जी है वो इन द फॉर्म ऑफ क्या होगी क्वांटाज होगी, वो डिस्क्रीट वैल्यू मतलब कंटिन्यूस वैल्यू नहीं होगी, वो एक डिस्क्रीट वैल्यू होगी, मतलब इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा होगी, कुछ पैकेट्स होंगे एनर्जी के। पैकेट्स का मतलब ये हुआ कि अगर आपने लेट से आपने सपोज करो कि आपने बोला कि एक पैकेट की जो एनर्जी है वो कुछ मिनिमम एनर्जी आपने फिक्स कर दी कि एक पैकेट की एनर्जी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर एनर्जी है एक पैकेट की, तो आप 2 के मल्टीपल में ही एनर्जी सप्लाई कर पाओगे, एब्जॉर्प्शन होगा या फिर एमिशन वो 2 के मल्टीपल में ही होगा, आइदर 2, 4, 6, 7, 2, 6, 8, 10 ऐसा इस तरीके से। तो उनके बीच की कोई वैल्यू पॉसिबल एक्सचेंज नहीं है। तो उन्होंने बोला था कि किसी भी जो बॉडी का जो एनर्जी है वो या तो एब्जॉर्प्शन होगा या एमिशन होगा, और जो एनर्जी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, या फिर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं E इक्वल्स टू एच न्यू। तो क्वांटा की जो एनर्जी आ गई वो एच न्यू आ गई, या फिर E इक्वल्स टू एच न्यू की वैल्यू आप लिख सकते हो कितनी C बाई लैम्डा। तो यहाँ पे जो न्यू है वो क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ये क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट की जो लाइट इंसिडेंट हुई उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। ठीक है, और लैम्डा क्या चीज है वेवलेंथ, ये लैम्डा क्या चीज है वेवलेंथ, और h जो है वो क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट। h यहाँ पे क्या चीज है प्लैंक्स कांस्टेंट, और जो h है प्लैंक कांस्टेंट इसकी जो वैल्यू है वो है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, ये इसकी वैल्यू है 10⁻34 जूल सेकेंड, ये प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगर अपन किसी भी लाइट का अपने को वेवलेंथ दे दिया जाए या फ्रीक्वेंसी दे दिया जाए तो उसका अपन उसके एक फोटोन का जो है एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ n नंबर ऑफ फोटोन्स होंगे, ठीक है, n नंबर ऑफ फोटोन्स होंगे या इनको आप बोल सकते हो क्वांटा होंगे, तो n नंबर ऑफ फोटोन्स की जो एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी E इक्वल्स टू NhC बाई लैम्डा। बस ध्यान रखना जो n की वैल्यू है वो n की वैल्यू कैसी आएगी इंटीजर होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ इसी तरीके से होगी। n की वैल्यू कोई भी 1.5 इस तरीके की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, 2.5, 4.5 मतलब फ्रैक्शन वैल्यू n की पॉसिबल नहीं है भी, या तो वो एक पैकेट कंप्लीट होगा या 2 पैकेट कंप्लीट होंगे या 3 पैकेट कंप्लीट होंगे, इस तरीके का पॉसिबल नहीं है कि 1.5 पैकेट होगा। ठीक है, अब आप देखो कि इसके में h की वैल्यू कांस्टेंट है, c की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट ये भी कांस्टेंट है, तो अगर अपने को एनर्जी लिखनी है तो एनर्जी की वैल्यू आप इस तरीके से लिख सकते हो अपॉन
लैम्डा, और लैम्डा किसमें, एंगस्ट्रॉम में। तो एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वाली 12400 अपॉन लैम्डा एंगस्ट्रॉम में, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, इसी से ही आया, बस इसमें आपने क्या किया कि जो H था और C था उनकी वैल्यू कांस्टेंट है, तो अपन एक रेडीमेड फॉर्मूला डिजाइन कर लिया जो आपके काफी जगह यूज में आता होगा, आएगा आगे भी क्वेश्चंस में, तो इस तरीके से आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो इसका क्वेश्चन क्या करना है, इसका ना सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा कि कैलकुलेट द, एग्जाम्पल देख लो, क्वेश्चन है जैसे कि कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन having wavelength 1000 एंगस्ट्रॉम। तो 1000 एंगस्ट्रॉम जो है उसकी कैलकुलेट करनी है आपको एनर्जी। तो एनर्जी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट पता है कि 12400 अपॉन लैम्डा किसमें, एंगस्ट्रॉम में, तो एंगस्ट्रॉम में गिवन है कितना 1000, तो इसकी वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस फोटोन की, एक फोटोन की एनर्जी कितनी आ गई 12.4। अब जो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन या एमिशन होगा, वो जो एनर्जी होगी टोटल वो इसी का ही मल्टीपल होगा कि n इंटू 12.4, कि या तो n की वैल्यू 1 है तो 12.4, n की वैल्यू 2 है तो कितनी होगी 24.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कुछ इसी तरीके से 3 होगी तो कितनी होगी 37.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसी तरीके से एंड सो ऑन। तो जो n की वैल्यू वो कैसे आती है, वो इंटीजर ही आती है। यही तो थी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जो उसने बोला कि एनर्जी जो है वो इन द फॉर्म ऑफ क्वांटाज होगी, और उस क्वांटा की जो एनर्जी आती है वो कितनी आती है E = h न्यू, या फिर आप उसको लिख सकते हो E = sc बाई लैम्डा। तो ये जब फिजिक्स में भी आप मॉडर्न कंसेप्ट पढ़ते हो तो वहां पे ये फॉर्मूला काफी आपके यूज आने वाला है, ठीक। तो ये था। अब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना, जिसमें से अक्सर क्वेश्चन बनते रहते हैं, वो है बोर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो बोर का एटॉमिक मॉडल जो था वो क्या था, इन शॉर्ट अपन देखते हैं सीधा सीधा कि क्या क्या चीजें यूज आने वाली है। बोर ने क्या बोला था कि किसी भी एटम के जो है वो सेंटर में एक न्यूक्लियस होगा जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होंगे, और इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये अपने रदरफोर्ड पढ़ा था, उन्होंने भी ऐसा एटॉमिक मॉडल दिया था। अब बोर ने क्या बोला, सबसे पहले जो बोर मॉडल में फॉर्मूला यूज होने वाले हैं कि mvr = nh/2π। तो इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम, ये जो mvr है इसको अपन क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम, j से भी लिख देते हैं, ठीक है। तो जो j की वैल्यू है वो कितनी है nh/2π, और जो n की वैल्यू वो कितनी होगी 1 2 3 4 5, इस तरीके से कि ये फर्स्ट ऑर्बिट है, अगर दूसरा ऑर्बिट होगा तो इसके बाहर इस तरीके से सेकंड ऑर्बिट होगा, इसके बाहर इस तरीके से थर्ड ऑर्बिट होगा। तो ये तो था बोर एटॉमिक मॉडल में जो अपने स्टार्ट किया एनवीआर, जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होगा क्वांटाइज होगा nh/2π, तो मतलब h/2π का मल्टीपल है। ये क्वांटा वर्ड अभी अपने पढ़ा था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में, ठीक। दूसरा जो था कि सर्कुलर पाथ में कर रहा है तो इसलिए इसका सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो कितना होगा, वो होगा k q1 q2 बाई r², तो k z e² r²। तो ये दो इक्वेशन अपने पास आ गई थी। इन दोनों इक्वेशन से फिर अपने कुछ फॉर्मूलाज ड्राइव किए थे बोर एटॉमिक मॉडल में। तो बोर एटॉमिक मॉडल में जो फॉर्मूला थे वो क्या क्या थे वो अपन देखते हैं यहाँ पे, कौन कौन से फॉर्मूले थे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला जो भी है हमारे लिए, तो इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। वो फॉर्मूलाज कौन कौन से हैं उन्हीं पे बेस्ट फिर अपन क्वेश्चंस करेंगे बोर एटॉमिक मॉडल में, ठीक। तो जो पहला फॉर्मूला था वो इन्होंने रेडियस कैलकुलेट किया था nth ऑर्बिट का। तो nth ऑर्बिट का जो रेडियस आता है उसका फॉर्मूला था 0.529 इंटू n²/z एंगस्ट्रॉम, ठीक है बच्चों। तो इसका रेडियस का फॉर्मूला था 0.529 n²/z एंगस्ट्रॉम। ये अपने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि इनका डेरिवेशन अपन डिटेल में देखें तो फिर आप इसका जो डिटेल अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर का वीडियो है वहां पे जाकर आप इसको अच्छे से देख सकते हैं इसका डेरिवेशन। बट यहाँ पे अपन एक चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं तो फिर अपन यहाँ पे डेरिवेशन ही देखेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला अपन जो भी यूज कर रहे हैं वो लिखेंगे, ठीक। रेडियस का फिर वेलोसिटी जो nth ऑर्बिट में आएगा इलेक्ट्रॉन का वो था 2.18 इंटू 10⁶ z/n मीटर पर सेकेंड, ये था वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो यहाँ पे n क्या चीज है, शेल नंबर, जो भी शेल होगा। z क्या चीज है, एटॉमिक नंबर। उसके बाद एनर्जी का फॉर्मूला जो सबसे ज्यादा यूज आता है -13.6 इंटू z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एनर्जी का फॉर्मूला था। फिर उसके बाद जो थी ये एनर्जी तो जो थी वो टोटल एनर्जी थी। अब अपने को चाहिए काइनेटिक एंड पोटेंशियल।
तो अगर आपको काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो वो आप लिख सकते हो मोड ऑफ टोटल एनर्जी, और अगर आपको चाहिए पोटेंशियल एनर्जी दैट विल बी ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। और जो टोटल एनर्जी है वो कैसी होगी, नेगेटिव, नेगेटिव साइन है यहाँ पे, ठीक है। तो -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड सेम होगा बट काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगी, और पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड नेगेटिव होगा, ठीक है, बट उसका जो मैग्नीट्यूड है वैल्यू है वो कितनी होगी, टोटल एनर्जी का ट्वाइस होगी, इस तरीके से। और दूसरी बात, ये जो बोर मॉडल है वो किसके लिए वैलिड है, ओनली फॉर यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ध्यान रखना कि उन्हीं के लिए वैलिड होगा, यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए। तो यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कौन सी होती हैं, जिनमें ओनली एक ही इलेक्ट्रॉन हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, हाइड्रोजन एटम, ठीक है। आपने लिखा हीलियम प्लस आयन, आपने लिखा लिथियम +2 आयन, आपने लिखा बेरिलियम +3 आयन, इस तरीके से। तो इन सभी में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो इन्हीं के लिए ही वैलिड होगा बोर मॉडल। तो ये इसका लिमिटेशन भी है, आप इसको अच्छे से ध्यान रखें कि बोर मॉडल जो है उसकी वैलिडिटी कहाँ तक है, यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज तक ही वैलिड है, ठीक। अगर आपने मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज लिया तो उसके लिए फिर बोर मॉडल एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक। चलिए अब इसके क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। देखिए ये क्वेश्चन है अपने पास कि कैलकुलेट वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करनी है, रेडियस कैलकुलेट करनी है, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब कुछ आपको इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेट करना है। कहाँ कैलकुलेट करना है, सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन। तो सेकंड ऑर्बिट है तो इसका मतलब n की वैल्यू तो आपको पता चल गई कितनी, 2। सेकंड ऑर्बिट है तो इसको n की वैल्यू कितनी, 2। अब इसकी वैल्यू n की 2 है, या फिर इसको अपन KLMN शेल भी लिखते हैं, तो ये कौन सा शेल हो जाएगा, L शेल, K से स्टार्ट होता है, KLMN, ठीक है। और दूसरा ये जो है वो हीलियम प्लस आयन है, तो हाइड्रोजन हीलियम, तो मतलब इसका एटॉमिक नंबर Z, तो Z की वैल्यू कितनी हो गई, 2। अब ये देखो आप हीलियम प्लस आयन आपने लिखा, तो हीलियम प्लस आयन है तो इसका मतलब ये यूनी इलेक्ट्रॉनिक है, तो इसके लिए आप बिना सोचे समझे बोर मॉडल के जो भी फॉर्मूला है वो अप्लाई कर सकते हो। तो अब इसके लिए बोर फॉर्मूला जो है वो अपन अप्लाई करेंगे, तो बोर फॉर्मूला जो अप्लाई करेंगे तो इसके लिए अपन सबसे पहले लिखते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, 2.18 इंटू 10⁻⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड। तो ये फॉर्मूला आपने लिखा तो वेलोसिटी जो आ गई वो कितनी आ गई, 2.18 इंटू 10⁻⁶, Z की वैल्यू 2 पुट की, n की वैल्यू भी 2 पुट की, तो कैंसिल हो गया, तो मीटर पर सेकेंड। तो ये वैल्यू अपने पास आ गई वेलोसिटी 2.18 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। तो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी थी सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन, तो उसकी वैल्यू आ गई 2.18 इंटू 10⁻⁶। अब सेकंड जो आपको चाहिए रेडियस, तो रेडियस का फॉर्मूला पुट कर दोगे, तो रेडियस का फॉर्मूला क्या है, 0.529 इंटू n²/z एंगस्ट्रॉम, ये यूनिट का ध्यान रखना। तो कितनी वैल्यू आएगी, 0.529, n कितना 2² डिवाइडेड बाई z कितना 2, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.529 इंटू 2, और यूनिट कौन सी, एंगस्ट्रॉम। थर्ड अपने पास है टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला था वो क्या था, -13.6 इंटू Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे लिखोगे वैल्यू -13.6, Z कितना 2², n कितना 2² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये कैंसिल होगा, तो ये वैल्यू कितनी आ गई -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको चाहिए काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या लिखना है, मोड ऑफ टोटल एनर्जी, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी -13.6 का मोड लोगे तो ये वैल्यू आएगी +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। तो मतलब मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, काइनेटिक एनर्जी का और टोटल एनर्जी का। अब आपको चाहिए पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी की वैल्यू पता है, तो ट्वाइस ऑफ -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरीके से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल के जो भी फॉर्मूलाज हैं। आप टोटल एनर्जी, उस ऑर्बिट का रेडियस, उसकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जो भी अपने को कैलकुलेट करना है वो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है अपने पास हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम। अब हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, देखिए इधर कि जैसे आपने बोला कि हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन एटम में इस तरीके से एनर्जी लेवल होंगे, ठीक है ना, इस तरीके से एनर्जी लेवल है। लेट्स से आपने E1 लिखा, तो E1 की वैल्यू कितनी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
इस तरीके से इसके ऊपर होगा सेकेंड एनर्जी लेवल यानी कि E2, तो E2 की वैल्यू होगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरीके से होगा इसके ऊपर थर्ड एनर्जी लेवल E3, तो E3 की वैल्यू होगी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरीके से फोर्थ एनर्जी ऑर्बिटल होगा E4 होगा, ठीक है। इस तरीके से इनफाइनाइट तक चलते जाएंगे। अब होता क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी हाई एनर्जी लेवल से क्या होगा, किसी लोअर एनर्जी में लौटकर आता है, ठीक है, किसी भी हाई एनर्जी लेवल से लौटकर, ये लेट से अपन लिख दिया En, तो अगर किसी भी हाई एनर्जी लेवल से लौटकर आता है तो इलेक्ट्रॉन जो हायर से लोअर में आएगा तो वो एनर्जी एमिट करेगा। अब जो एनर्जी एमिट करेगा तो वो एनर्जी की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, तो वो उन दोनों एनर्जी लेवल का डिफरेंस होगा। वो एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, जो डेल्टा E की वैल्यू लिखेंगे अपन, वो ये लिख सकते हो आप E फाइनल माइनस E इनिशियल, कि फाइनल एनर्जी लेवल माइनस इनिशियल एनर्जी लेवल। और ये जो वैल्यू है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आएगी, तो नेगेटिव यहाँ पे क्या शो करता है, नेगेटिव एंड शो करेगा कि जो एनर्जी है, एनर्जी का क्या हुआ, एनर्जी जो है उसका एमिशन हुआ। अगर नेगेटिव साइन आया तो इसका मतलब एनर्जी एमिट हुई है। लेट से आपने बोला कि एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो फोर्थ से इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन है वो इस तरीके से हुआ, N4 से इलेक्ट्रॉन कितना आया, N1 में मूव किया, तो बताओ कि जो फोटोन एमिट होगा उसकी एनर्जी कितनी होगी, या जो रेडिएशन एमिट होगा उसकी एनर्जी कितनी होगी। तो फिर आप कैसे कैलकुलेट करोगे कि कितनी एनर्जी का एमिशन हुआ, तो सिंपल डेल्टा E की वैल्यू, तो डेल्टा E की वैल्यू लिखोगे E1 माइनस E4, तो E1 की वैल्यू कितनी है -13.6 माइनस E4 की वैल्यू कितनी है, अब आप कैलकुलेट करोगे तो आएगी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये जो वैल्यू आएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये प्लस कितना हो जाएगा 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो कि इन दोनों का जो एनर्जी डिफरेंस है वो इतना था, तो इतनी एनर्जी का जो फोटोन है वो क्या होगा, एमिट होगा। अगर इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आता है, 4 से 1 आता है। अब इलेक्ट्रॉन 4 से 1 आएगा तो वो कितनी एनर्जी एमिट करेगा, ये जो अपने डिफरेंस कैलकुलेट किया इतना। अब आपको कोई भी बोल दे कि कोई भी डिफरेंस आपको बोल दिया जाए तो आप उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर इलेक्ट्रॉन N2 से 1 में आया तो 2 से 1 में आया तो कितनी एनर्जी एमिट करेगा भाई, तो डेल्टा E की जो वैल्यू आएगी वो आएगी E2 माइनस E1, तो कितनी आएगी, सॉरी E1 माइनस E2, ठीक है। तो E1 कितना -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कितना होगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये डेल्टा E की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी -10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन अगर 2 से 1 में आया तो कितनी एनर्जी एमिट करेगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये नेगेटिव साइन जो है वो किसको शो करता है, नेगेटिव जो साइन है वो शो करता है कि एनर्जी का एमिशन होगा। अब इसके अपोजिट देखो, वैसे तो यहाँ पे अपन एमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन ऑलवेज एमिशन में ऊपर से नीचे ही आएगा, मतलब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा। बट अपने को बोल दी जाए कि 1 से 2 में मूव किया, तो 1 से 2 में मूव किया तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड सेम आएगा बट एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड सेम होगा तो वो +10.2 वैल्यू आ जाएगी, मतलब मैग्नीट्यूड सेम एनर्जी का, बट हायर टू लोअर आएगा तो एमिट होगा तो नेगेटिव साइन आएगा, और अगर लोअर टू हायर जाता है तो इसका मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो मतलब वो कैसा साइन आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा, ठीक। तो इस तरीके से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये जो स्पेक्ट्रम है वो काफी इनके नेम दिए गए इनके सीरीज के ना, लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, इस तरीके से। और अपने को जो इनकी वेवलेंथ का है उसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी अपने को दिया गया है, तो अपन लिख लेते हैं कि क्या फॉर्मूला है, कैसे उसको यूज करना है, ठीक है। इस तरीके से है कुछ कि लाइमन सीरीज है, तो लाइमन होगी तो वो कौन सी होगी कि इलेक्ट्रॉन फाइनली कहां लौट कर आएगा, 1 में। अब 1 में लौट कर आया तो उसके पास पॉसिबिलिटी क्या है कि वो कहां पे हो सकता है इनिशियली, तो इनिशियली या तो 2 में होगा, या 3 में होगा, या 4 में होगा, 5 में होगा, 6 में होगा, किसी में भी होगा। तो वो कौन सी सीरीज होगी, लाइमन। कि अगर मान लो इलेक्ट्रॉन लौट कर आ रहा है 1 में ग्राउंड स्टेट में, तो फिर चाहे कहीं से भी आए तो वो कौन सी सीरीज होगी, लाइमन सीरीज। अगर इलेक्ट्रॉन 2 में लौट कर आ रहा है तो चाहे वो कहीं से भी लौट कर आए तो वो कौन सी सीरीज होगी, बामर सीरीज। इलेक्ट्रॉन कहीं से भी लौट कर आए बट वो 3 में लौट कर आ रहा है तो वो कौन सी सीरीज होगी, पास्चन सीरीज, ठीक है। अब अगर अपन लाइमन सीरीज की बात भी करें तो लाइमन सीरीज की बात भी करोगे ना, तो लाइमन सीरीज में भी खूब सारी लाइंस होंगी इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपने लिख दिया N1, ये N2, N3, N4, इस तरीके से N एक इनफाइनाइट होगा, लास्ट वाला N इस तरीके से।
अगर इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में आया है तो 2 से 1 में आया तो ये कौन सी लाइन होगी, फर्स्ट लाइन। अब फर्स्ट लाइन है, अब फर्स्ट लाइन भी किसकी है, 1 में आया तो इसका मतलब लाइमन की। और अगर 3 से 1 में आया तो 3 से 1 में आया तो ये कौन सी होगी, सेकेंड लाइन। और अगर 4 से 1 में आया तो ये होगी थर्ड लाइन। और अगर इन्फिनिटी से 1 में आया तो ये कौन सी होगी, लास्ट लाइन। तो इस तरीके से कोई भी सीरीज दे दी जाए तो उसकी अपन कोई भी लाइन नंबर दे दिया जाए तो अपन इजीली उसको बता पाए कि उसका ट्रांजिशन क्या होगा। अब एक एग्जांपल देखते हैं और फिर आपको बताना है, ठीक है ना। कि अगर आपको पूछा जाए कि सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज, तो सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज के लिए ट्रांजिशन बताना है। तो बामर बोलते ही वर्ड में आपको पता चल गया कि फाइनल स्टेट तो होगा 2। अब इनिशियल स्टेट क्या होगा ये आपको बताना है। तो इनिशियल स्टेट क्या होगा, तो बामर में 2, अब 2 में आ रहा है, अगर 3 से 2 आता तो 3 से 2 आता तो कौन सी लाइन होती, फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज। 4 से 2 आएगा तो मतलब सेकेंड लाइन। तो इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा, 4 से 2 आएगा। इस तरीके से अपने को बताना है किसी भी सीरीज के लिए, ठीक। अब अपने को और कुछ बोल दिया जाए कि आपको बोल दिया जाए कि थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। अब बताओ क्या ट्रांजिशन होगा। तो लाइमन है तो इसका मतलब फाइनल स्टेट तो होगी 1। अब इनिशियल स्टेट क्या होगी, थर्ड लाइन है। तो थर्ड लाइन है तो इसका मतलब क्या होगा, 2 से 1 फर्स्ट लाइन, 3 से 1 सेकेंड लाइन, 4 से 1 थर्ड लाइन। तो ये इनिशियल क्या हो जाएगा 4, तो 4 से 1 होगा, ठीक है। और अगर जो ट्रांजिशन होगा तो उसका जो फोटोन एमिट होगा तो उसके वेवलेंथ का फॉर्मूला अपने पास क्या होगा, 1/λ = r/z², 1/n1² - 1/n2²। मतलब इनिशियल एंड फाइनल आप लिख सकते हो, इनिशियल एंड फाइनल। और जो है 1/r, तो 1/r की जो वैल्यू है वो 1/r की वैल्यू आप पुट कर सकते हो कितनी, 912 एंगस्ट्रॉम। ध्यान रखना ये r की वैल्यू नहीं है, ये 1/r की वैल्यू है जो अपने फॉर्मूला में यूज आती रहेगी। तो 1/r की वैल्यू कितनी है, 912 एंगस्ट्रॉम, ठीक। चलिए ये एग्जांपल है अपने पास कि कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट लाइन ऑफ किसका, बामर सीरीज का। किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए। तो हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट और लास्ट लाइन का अपने को चाहिए वेवलेंथ। तो बामर सीरीज है तो बामर सीरीज के लिए ध्यान रखना कि बामर सीरीज के लिए क्या होगा, एन फाइनल जो होगा वो तो कितना होगा 2। अब फर्स्ट लाइन चाहिए तो फर्स्ट लाइन के लिए एन इनिशियल क्या होगा 3 से 2। और अगर अपन लास्ट लाइन लिखें तो लास्ट लाइन के लिए क्या ट्रांजिशन होगा, लास्ट लाइन के लिए तो हमेशा यही होगा एन इन्फिनिटी से, और एन कितना होगा 2 होगा। अब इसका वेवलेंथ चाहिए तो 1/λ r z कितना z², 1/4 - 1/9 ये वैल्यू पुट कर दोगे तो 1/λ r z कितना भाई 1², ये कितना लिखोगे, ये इसका 36 एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 9 - 4 / 36। तो ये लैम्डा की जो वैल्यू है तो 1/λ r इंटू ये आएगा 5/36। तो लैम्डा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 35/6 इंटू 1/r। तो लैम्डा की वैल्यू 36/5 और 1/r की वैल्यू कितनी 912 एंगस्ट्रॉम। तो ये आगे फर्स्ट लाइन का वेवलेंथ किसके लिए, बामर सीरीज के लिए, ठीक। अब आपको चाहिए लास्ट लाइन के लिए। तो लास्ट लाइन के लिए अगर अपने इसको लिखें तो लास्ट लाइन के लिए कितना होगा, तो लास्ट लाइन के लिए अपने ट्रांजिशन लिख दिया तो फॉर्मूला वही लिख दोगे 1/λ r ये कितना 1², ये कितना लिखोगे 1/4 माइनस 1/∞ का स्क्वायर। तो 1/∞ का स्क्वायर कितना होगा 0। तो ये वैल्यू तो कितनी हो गई पूरी 0। तो 1/λ ये r ये 1 और ये कितना 1/4। तो यहाँ से आपने लैम्डा लिखा तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 × 1/r। तो इसकी वैल्यू पुट कर दो 4 × 1/r की वैल्यू 912 एंगस्ट्रॉम। तो ये वैल्यू आएगी 3648 एंगस्ट्रॉम। ये लैम्डा की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से अपने फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन का वेवलेंथ कैलकुलेट कर लिया किसके लिए, बामर सीरीज के लिए। और एटम कौन सा था, हाइड्रोजन एटम, ठीक है। अगर कोई दूसरा एटम होता तो उसकी वैल्यू अपन इसमें पुट कर देते, जेड की जो भी वैल्यू होती। तो इस तरीके से आपने हाइड्रोजन के लिए देखा। तो यहां से आप नोट लगाकर ये भी लिख सकते हो फॉर हाइड्रोजन एटम जो बामर सीरीज है वो कौन से रीजन में लाई करती है, बामर सीरीज लाइज इन किसमें, विजिबल रीजन।
विजिबल रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम, मतलब अपन इसको देख सकते हैं, जो विजिबल की रेंज है उसी में ही आती है कौन सी, बामर सीरीज। तो बामर सीरीज विजिबल रीजन में आती है, बट किसके लिए, फॉर हाइड्रोजन एटम। कोई अगर आपने दूसरा एन ले लिया या दूसरा एटम लिया तो उसके लिए फिर वो बामर सीरीज विजिबल में नहीं होगी। हाइड्रोजन के लिए कौन सी सीरीज, बामर। ये जो टॉपिक है क्वांटम नंबर है ना, तो ये क्वांटम नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने लिए। इसका अपन यूज करते हैं इनऑर्गेनिक के अंदर, पूरी इनऑर्गेनिक में यूज आता रहेगा आपके, ठीक है। जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वगैरह भी लिखोगे तो क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर क्या है कि अब अपने एटम का बता दिया कि किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी क्या पोजीशन होगी, क्या एनर्जी होगी, तो उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन या एनर्जी के बारे में जो अपने को बताता है, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से कहाँ पे है। तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और एनर्जी के बताने के लिए जो अपने यूज करते हैं वो क्या है, क्वांटम नंबर्स हैं। जिस तरीके से अपने को किसी का एड्रेस बताना हो तो एड्रेस बताने के लिए क्या यूज करेंगे भाई, उसका सिटी, उसका वार्ड नंबर, उसका मोहल्ला कौन सा है, उसका हाउस नंबर, इस तरीके से यूज करेंगे। अब किसी भी इलेक्ट्रॉन तक अगर अपने को पहुंचना है तो किसी भी इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने के लिए अपने 4 क्वांटम नंबर यूज आएंगे। कितने क्वांटम नंबर आएंगे, 4 क्वांटम नंबर यूज आएंगे। तो उन जो चारों क्वांटम नंबर है वो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और एनर्जी के बारे में अपन वहां पे बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वांटम नंबर्स। अब जो इलेक्ट्रॉन है उसकी पोजीशन तक पहुंचने के लिए अपने पास 4 क्वांटम नंबर है ना, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपने को जो बताना पड़ता है कि उस इलेक्ट्रॉन का शेल नंबर कौन सा है। सबसे पहले अपने को बताना पड़ेगा कि उसका शेल नंबर कौन सा है। तो शेल नंबर को बताने के लिए जो अपने पास क्वांटम नंबर है वो कौन सा है, n। फिर शेल जो होगा, शेल के अंदर होगा अपने पास सब शेल, ठीक है। दूसरा उसके अंदर होगा, शेल के अंदर होगा सब शेल। तो सब शेल को जो बताने के लिए अपने पास क्वांटम नंबर है वो है l यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर इसको बोलते हैं। और सब शेल के अंदर क्या होगा, ऑर्बिटल। उस ऑर्बिटल को बताने के लिए जो अपने पास क्वांटम नंबर होगा वो होगा अपने पास n यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। फिर उस ऑर्बिटल में अपने पास किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, E1 एंड E2। तो E1 और E2 को बताने के लिए यहाँ पे अपन एक 4th क्वांटम नंबर यूज करेंगे S, यानी कि इसको अपन बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। तो इस तरीके से आपको शेल बताना है तो अपना काम चलेगा किससे, n से। दूसरा अगर आपको सब शेल बताना है तो आपको बताना होगा l, ऑर्बिटल बताना है तो m, और इलेक्ट्रॉन तक पहुंचना है तो n, l, m और s। ये चारों क्वांटम नंबर आपको डिस्क्राइब करने होंगे। तो इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने के लिए अपने को 4 क्वांटम नंबर चाहिए, n, l, m एंड s, स्पिन क्वांटम नंबर। चलिए अब अपन बारी बारी से स्टार्ट करते हैं इनकी जो क्वांटम नंबर है स्टडी, इनको डिटेल में स्टडी करते हैं ना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और इसको अपन डिनोट करते हैं किससे, n से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से डिनोट करते हैं, स्मॉल n से। तो ये जो n है ये किसको डिनोट करता है, ये किसी भी शेल को डिनोट करता है, ठीक है। तो n की जो पॉसिबल वैल्यू है वो इस तरीके से लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। या फिर इनको अपन लिख सकते हैं K, L, M, N, O, P, इस तरीके से KLMNOP शेल इस तरीके से अपन डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। कि जो भी अपने पास इस तरीके से ऑर्बिट होंगे तो ये जो ऑर्बिट है वो फर्स्ट ऑर्बिट, इसके बाहर का सेकंड ऑर्बिट, इसके बाहर का थर्ड ऑर्बिट, ठीक है। इस तरीके से n की वैल्यू कितनी 1, इसके लिए n की वैल्यू 2, इसके लिए n की वैल्यू 3। तो इस तरीके से अपन डिनोट कर सकते हैं। या फिर n1 है तो इसको अपन K शेल बोल सकते हैं, L बोल सकते हैं, M बोल सकते हैं। इस तरीके से शेल चलते रहेंगे। तो ये n की जो वैल्यू है वो डिनोट करती है किसको, शेल को। शेल भी बोल सकते हो, या फिर इसको आप ऑर्बिट भी बोल सकते हो, या फिर इसको स्टेशनरी स्टेट भी बोल सकते हो, ठीक है। इस तरीके से एक ही नाम है, स्टेशनरी स्टेट, ऑर्बिट या फिर शेल। और n की जो परमिसिबल वैल्यू है वो क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से। अब यहाँ पे आती है नंबर ऑफ सबशेल। नंबर ऑफ सबशेल इन ए शेल, कि एक शेल के अंदर कितने सबशेल होंगे, तो उसकी जो वैल्यू आती है वो आती है n। अब जो आते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, तो जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आते हैं वो आते हैं n², और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो आते हैं 2n²। तो ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेल का, शेल के अंदर कितने सब शेल आएंगे, कितने ऑर्बिटल आएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। लेट्स से आपने लिया n की वैल्यू 4, अब इसके अंदर कितने सब शेल होंगे, तो नंबर ऑफ सब शेल जो आएंगे वो कितने आएंगे 4। जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे
जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स तो वो आएंगे m स्क्वायर, यानी कि m स्क्वायर कितने हो गए 16, और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो कितने आएंगे 2 इंटू n स्क्वायर, और वो वैल्यू कितनी आएगी 32। तो अब n 4 है तो उस शेल के अंदर 4 सब शेल होंगे, 16 ऑर्बिटल होंगे और 32 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इस तरीके से आप विद द हेल्प ऑफ शेल नंबर तो आप बता सकते हो कि उस शेल के अंदर कितने सब शेल होंगे, कितने ऑर्बिटल्स होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और इलेक्ट्रॉन्स ध्यान रखना ऑलवेज ऑर्बिटल से डबल आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो इसलिए अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल 16 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे 32 आ जाएंगे। तो इस तरीके से अपन बताएंगे विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। चलिए, जो दूसरा अपने पास क्वांटम नंबर है वो है अपने पास एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर को अपन लिखते हैं किससे? स्मॉल l से। ठीक है, तो जो स्मॉल l है एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो ये किसको डिनोट करता है? तो जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है l, ये डिनोट करता है सबशेल को, ये सब डिनोट करता है सबशेल को। लेट से l की वैल्यू आपने लिखी 0, तो ये होगा s सबशेल। ये कौन सा होगा? s सबशेल। अगर आपने लिखी l की वैल्यू 1 तो ये होगा p सबशेल, l की वैल्यू 2 लिखी तो ये होगा d सबशेल, l की वैल्यू 3 लिखी तो ये होगा f सबशेल, और अगर l की वैल्यू आपने 4 लिखी तो ये होगा g सबशेल। इस तरीके से ये सो ऑन। तो ये ध्यान रखना आप, l की वैल्यू 0 होगी तो s सबशेल, l की वैल्यू 2 होगी तो 1 होगी तो p सबशेल, 2 होगी तो d सबशेल, 3 होगी तो f सबशेल, l की वैल्यू 4 होगी तो f सबशेल। तो इस तरीके से सो ऑन ये कंटिन्यू चलते जाएंगे। ठीक, तो ये आपने लिख दिया एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब दूसरा ये आता है कि अगर आपने लिया n की वैल्यू, लेट्स से आपने n की वैल्यू ली 3, तो n की वैल्यू 3 ली तो l की वैल्यू जो पॉसिबल है वो क्या होगी 0 to n-1। कितनी? 0 to n-1 ये वैल्यू पॉसिबल है। तो अगर आपने n की वैल्यू 3 ली तो इसके लिए l की वैल्यू क्या पॉसिबल होगी? l की वैल्यू होगी 0 to 3-1, तो 3-1 कितना हो गया 2, तो 0 to इसकी वैल्यू कितनी होगी 2, यानी कि l की वैल्यू 0 होगी, l की वैल्यू 1 पॉसिबल होगी, l की वैल्यू 2 पॉसिबल होगी। अगर 0 है तो ये होगा s सबशेल, 1 है तो p, 2 है तो d, और n कौन सा था? n था 3, तो इसको अपन लिखेंगे 3s 3p 3d, यानी कि 3f पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि l की वैल्यू 3 पॉसिबल नहीं है तो 3f भी पॉसिबल नहीं है। तो क्या होगा 3s 3p 3d, यही वैल्यूज पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पे एक टर्म और कैलकुलेट करनी होती है जो होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला है वो है h/2π √L+1। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, पूछा जाता है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम h/2π √L+1। तो ये कहानी थी किसकी? एजीमुथल क्वांटम नंबर की। ठीक है, या फिर इसको अपन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी हेल्प से अपन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं, इसलिए इसको बोल देते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। थर्ड जो है वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसको अपन लिखते हैं स्मॉल m से, और जो m की जो वैल्यू है वो डिनोट करती है किसको? m की पर्टिकुलर एक वैल्यू डिनोट करती है किसको? एक ऑर्बिटल को। तो ध्यान रखना, पहले आपने वर्ड यूज किया था ऑर्बिट, और ये वर्ड है ऑर्बिटल। तो m की एक वैल्यू डिनोट करती है किसको? ऑर्बिटल को। और m की जो वैल्यू पॉसिबल है वो आती है -L2 + L। कितनी? -L2 + L। लाइक आपने लिया l की वैल्यू आपने ली 0, l की वैल्यू 0 ली तो m की वैल्यू क्या आएगी 0, एक वैल्यू। अब आपने l की वैल्यू ली 1 तो m की वैल्यू क्या आएगी -1 0 + 1। तो यानी कि जो p सबशेल था, अब p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होंगे इस तरीके से। एक के लिए वैल्यू कितनी? -1 0 n + 1। अब वो फिक्स नहीं है, आप इन दोनों की एक्सचेंज कर सकते हो। तो ये होगा px, ये होगा py एंड pz। तो इस तरीके से px py pz। इसी तरीके से सिमिलर अगर आपने l की वैल्यू ली 2 तो यानी कि ये कौन सा होगा d सबशेल। तो d सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे वो देखते हैं अपन। तो d सबशेल में कितने होंगे? m की वैल्यू कितनी? -2 -1 0 +1 एंड +2। तो d सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स? 5 सबशेल। सिमिलर इसी तरीके से l की वैल्यू 3 लोगे तो m की वैल्यू कितनी आएगी? -3 -2 -1 0 +1
+2 एंड +3। तो ये कितने ऑर्बिटल्स हो गए? 7 ऑर्बिटल्स। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो ये कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 7 ऑर्बिटल्स होंगे। किसके लिए? ये L3 है, तो L3 है तो मतलब ये कौन सा होगा? F सबशेल। तो F सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 7। तो किसी भी सबशेल में ऑर्बिटल्स कैसे पहचानने हैं? तो वो अपन पहचान सकते हैं किससे? m की वैल्यू से। और m की जो वैल्यू पॉसिबल है वो कौन सी वैल्यू पॉसिबल है? कितनी? -L2 + L। ये पॉसिबल वैल्यू है किसकी? m की वैल्यू, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। फोर्थ जो अपने पास वो है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर इसको अपन लिखते हैं ऐसे। अब स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो एक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उनके स्पिन को बताता है। तो स्पिन क्वांटम नंबर की दो वैल्यू पॉसिबल हैं, या तो +12 या फिर स्पिन क्वांटम नंबर का -12। यानी कि एक को अपन लिखते हैं क्लॉकवाइज से, तो इसका अगर ये लिखा तो इसको अपन लिख देंगे इस तरीके से, और अगर एक को डाउनवर्ड से लिखा तो फिर इसको अपन लिख देंगे अपवर्ड से। ठीक है, तो दो टाइप के स्पिन होते हैं, एक तो क्लॉकवाइज स्पिन एंड दूसरा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। तो एक के लिए तो आप लिख दोगे +12 और दूसरे के लिए लिख दोगे -12। ठीक है, तो अब स्पिन क्वांटम नंबर के दो ही वैल्यू पॉसिबल है, कौन कौन सी? +12 एंड -12। तो एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, कौन कौन से? एक स्पिन +12 यानी कि क्लॉकवाइज, और दूसरे का स्पिन -12 यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके का बनता है, इधर एग्जांपल देखो। ठीक है, अपने से पूछ लिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल। पहला अपने को ऑप्शन दे दिया कि अपने को n, l, m और s की वैल्यू दे दी गई इस तरीके से। ठीक है, तो ये वैल्यू दी 3, 3, 2 +12। b जो अपने को दे दिया वो दे दिया 3, 2 -3, ये दे दिया 0। c ऑप्शन अपने को दिया 3, 2 -1 0। फोर्थ ऑप्शन दिया 3, 2 -1 -12। कौन सा वैल्यू पॉसिबल नहीं होगा, कौन सा सेट? अब देखो n3 है, तो n3 के लिए जो l की वैल्यू है वो क्या पॉसिबल है? तो n अगर 3 है तो n3 के लिए जो l की वैल्यू पॉसिबल है वो क्या पॉसिबल है? तो अपन ने लिखा था l की वैल्यू जो वो 0 to n-1, तो l की जो वैल्यू है वो 3 पॉसिबल नहीं है, तो ये यहीं पे ही फिनिश हुआ, ये पॉसिबल नहीं होगा। n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू 2, ये पॉसिबल है। तो क्या इसके लिए m का वैल्यू -3 पॉसिबल है? m आपने लिखा था -L2 + L, तो -2 + 2, तो -3 पॉसिबल नहीं होगा। अगर यहाँ पे देखोगे n3 है, n3 के लिए L2 बिल्कुल पॉसिबल है, L2 के लिए m-1 ये भी पॉसिबल है, बट इसका स्पिन कितना लिखा? 0, तो इसमें स्पिन पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि स्पिन का वैल्यू तो आइदर -12 या फिर +12 यही पॉसिबल होगा। n का वैल्यू 3 बिल्कुल सही पॉसिबल है, l का वैल्यू 2 पॉसिबल है, m का वैल्यू -1 इसके लिए पॉसिबल है, और स्पिन का वैल्यू -12 भी पॉसिबल है। तो कौन सा पॉसिबल होगा? ये फोर्थ पॉसिबल होगा। फर्स्ट पॉसिबल नहीं है, सेकंड भी पॉसिबल नहीं है, थर्ड भी पॉसिबल नहीं है। तो अपने से पूछा गया नॉट पॉसिबल, तो अपने आंसर कौन से हो जाएंगे? A, B एंड C, यानी कि ये तीनों सेट जो है वो पॉसिबल नहीं होंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिगार्डिंग द क्वांटम नंबर्स। अब इसमें एक टॉपिक और आता है, वो आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो अपन स्टडी कर लेंगे जब अपन स्टडी करेंगे पीरियोडिक टेबल, तो उसमें सबके कॉन्फिगरेशन अपने को लिखने ही है, तो फिर वहां से हम लोग दोबारा से स्टडी करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो तब तक आप इनका क्वांटम नंबर अच्छे से रिवाइज करिएगा। और इस चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो यही है, बोर एटॉमिक मॉडल या फिर स्पेक्ट्रम या फिर क्वांटम नंबर। ओके।